Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about position of directors. आज हम संचालकों की स्थिति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, कृत्रिम कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका हम अध्ययन पहले कर चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर आप ये समझना चाहें तो पिछले लेक्चर जरूर देखें। उससे समझ में आ जाएगा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति कैसे है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कैसे है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। कंपनी का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों को ही संचालकों या निदेशकों के नाम से जाना एवं पुकारा जाता है। कंपनी अधिनियम में एक डेफिनेशन दी गई है संचालक के विषय में, तो वो किस तरह से दी गई है यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है इस डेफिनेशन को। कंपनी अधिनियम के अनुसार संचालक से तात्पर्य कंपनी के संचालक मंडल में नियुक्त किए गए संचालक से है। तो यह परिभाषा जो है संचालकों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके कार्यों के संबंध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं देती है। तो हम एक और परिभाषा में आपको एक और सुना देती हूँ। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार संचालक उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति है जिन्हें कंपनी के संपूर्ण निदेशन का कार्य सौंपा जाता है। तो अब हम लेते हैं कि कंपनी संचालकों की स्थिति किस प्रकार से है। संचालकों की स्थिति संचालकों की प्रकृति को समझने में और भी अधिक योगदान देती है। संचालक कंपनी में किस रूप में तथा किस स्थिति में कार्य करते हैं, इसके बारे में कोई सटीक आंसर तो नहीं है, लेकिन कई सारे डिसाइडेड केसेस जो हैं उनके निर्णय को ध्यान में रखकर ही उनकी स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है। लॉर्ड न्यायाधीश बोवेन ने कहा है, एक मामले में लिखा था कि संचालकों को कभी एजेंट कहा जाता है, कभी प्रन्यासी तथा कभी प्रबंध भागीदार, परंतु ये सब संबोधन उनकी शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं। ये शब्द एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिसको किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। तो ये जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा से जो कंपनी की स्थितियां हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इस परिभाषा के अनुसार कंपनी की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, संचालक की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, वो है, पहली है कंपनी संचालक एक एजेंट के रूप में, डायरेक्टर्स एज एजेंट। यद्यपि संचालकों की नियुक्ति एजेंट के रूप में नहीं की जाती है, किंतु वे गर्भित रूप से कंपनी के एजेंट के रूप में ही कार्य करते हैं। संचालक अपनी कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें करने का उन्हें स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार होता है। अतः वे कंपनी के एजेंट माने जाते हैं, किंतु ये प्रत्येक अंशधारी के एजेंट नहीं होते हैं। वास्तव में संचालक कंपनी के लिए कंपनी की ओर से ही कार्य करते हैं तथा कंपनी अपने संचालकों के कार्यों से बद्ध होती है, बाउंड होती है। कंपनी ही स्वयं अपने संचालकों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। संचालकों का अपना कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है जब तक कि संचालक कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बाहर कार्य नहीं करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचालक को कंपनी का एजेंट कई कारणों से माना जाता है। वो कारण कौन कौन से हैं? कंपनी संचालकों के कार्यों से बाउंड होती है या बद्ध होती है। संचालक कंपनी के सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर ही कंपनी के लिए कार्य कर सकते हैं। संचालक कंपनी द्वारा प्रदत्त अधिकारों के भीतर कार्य कर सकते हैं। संचालक अपने अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं, किंतु कंपनी के अधिकारों के भीतर है तो उनका पुष्टिकरण किया जा सकता है। संचालकों को दी गई सूचनाएं कंपनी को दी गई सूचनाएं मानी जाती हैं। संचालक कंपनी के हितों से संघर्ष करने वाला कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कंपनी को एक एजेंट के रूप में कहा जाता है। ये सभी कारण स्पष्ट करते हैं कि कंपनी एक एजेंट के रूप संचालक एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रन्यासी के रूप में, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। संचालक कुछ सीमा तक कंपनी के प्रन्यासी माने जाते हैं। न्यायाधीश
सेलबॉर्न ने एक मामले में लिखा है कि संचालक कंपनी के धन तथा संपत्ति के प्रन्यासी होते हैं। संचालक पद एक विश्वास का पद है जिस पर रहकर पूर्ण सद्विश्वास के साथ कार्य करना पड़ता है। उन्हें प्रन्यासी की स्थिति में रहकर कई सारे कार्य करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? कंपनी के धन एवं संपत्ति का सदुपयोग करना और प्राप्त अधिकारों का कंपनी के हित में उपयोग करना। इन्हीं वजह से कंपनी को एक ट्रस्टी के रूप में माना जाता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि संचालक कंपनी के लिए ही कुछ दशाओं में प्रन्यासी के समान होते हैं। वे प्रत्येक अंशधारी के प्रन्यासी नहीं होते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संचालक निसंदेह कंपनी के प्रन्यासी हैं और उनका कंपनी के साथ विश्वासाश्रित संबंध फिड्यूशियरी रिलेशन होता है। नेक्स्ट है कंपनी प्रबंध भागीदार के रूप में एज अ मैनेजिंग पार्टनर। कंपनी का एक प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रणाली द्वारा प्रबंध किया जाता है जिसमें अंशधारी अपनी ओर से कार्य करने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं जिन्हें संचालक कहते हैं। ये चुने हुए संचालक मिलकर कंपनी का प्रबंध करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक संचालक कंपनी का प्रबंधकीय भागीदार होता है। संचालक की इस प्रकार की स्थिति को प्रकट करने वाले लॉर्ड न्यायाधीश हार्डी ने अत्यंत ही तर्कसंगत लिखा है कि संचालक प्रबंधकीय भागीदार की स्थिति में होते हैं जिनकी नियुक्ति समस्त अंशधारियों की पारस्परिक सहमति द्वारा संचालक पद को बढ़ने के लिए की जाती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यद्यपि संचालक कंपनी के प्रबंध भागीदार होते हैं किंतु ये किसी भी दशा में साझेदारों की स्थिति में नहीं होते हैं। उन्हें साझेदारों की भांति कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और न उनका दायित्व ही होता है। अतः वे इन्हीं अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक मामले में लिखा है कि संचालक प्रबंधकीय भागीदार होते हैं और वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो उसके कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए वे कंपनी के प्रति उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है जो पोजीशन है वो है संचालक कंपनी के अधिकारी के रूप में एज एन ऑफिसर। संचालक कंपनी का अधिकारी माना गया है। एक अधिकारी के रूप में प्रत्येक संचालक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। उनकी अवहेलना करने पर उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारी के रूप में एज एन एम्प्लॉई। संचालक सामान्यतः कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं किंतु यदि कोई संचालक अपने संचालक पद के अतिरिक्त कंपनी में कोई पारिश्रमिक युक्त पद भी स्वीकार करता है तो उसे कंपनी का कर्मचारी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी संचालक को उस कंपनी में कंपनी सचिव अथवा प्रबंध संचालक नियुक्त कर दिया जाता है तो वह कंपनी का कर्मचारी माना जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि कंपनी का कोई भी संचालक कंपनी के साथ स्पष्ट या गर्भित अनुबंध करके ही कंपनी का कर्मचारी बन सकता है। संचालक के साथ ऐसा संबंध अंतर नियमों की व्यवस्थाओं से भी उत्पन्न किया जा सकता है। जब कोई भी संचालक कंपनी में कोई भी रोजगार स्वीकार कर लेता है तो वह कंपनी का कर्मचारी बन जाता है। तब उसे अपने सेवायोजक यानी कंपनी के प्रत्येक आदेश को मानना होता है किंतु ऐसा संचालक दोहरी भूमिका में होता है। संचालक के रूप में उसे कंपनी के सर्वोत्तम हितों के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ कंपनी के कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। कर्मचारी के रूप में उसे अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है एक आवश्यक अंग के रूप में एज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द कंपनी। संचालकों की स्थिति के संबंध में विचार करते समय एक मत यह भी स्पष्ट होता है कि संचालक कंपनी के आवश्यक अंग होते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका संपूर्ण कार्य संचालकों की सहायता से पूरा होता है। ये कंपनी की नीतियां निर्धारण करते हैं और उन्हें कार्य रूप में
परिणित करने के लिए आवश्यक प्रयास करते हैं। एक डिसीजन में कहा गया है, न्यायाधीश नेविल ने कहा है, संचालक मंडल लिखा है सॉरी न्यायाधीश नेविल ने लिखा है, संचालक मंडल कंपनी का मस्तिष्क होता है और कंपनी रूपी शरीर केवल संचालकों के माध्यम से ही कार्य करता है। अतः यदि हम इस कथन से यह निष्कर्ष निकालें कि कंपनी संचालकों पर आधारित होती है और उनका शरीर संचालकों के मस्तिष्क से प्रभावित होता है, उसी के अनुरूप कार्य करता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूंकि मस्तिष्क तथा शरीर को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अतः संचालक भी कंपनी के विभिन्न अंग होते हैं। भारत के पूर्व में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने शायद इसीलिए लिखा है कि संचालक कंपनी के मस्तिष्क माने जाते हैं। जब मस्तिष्क कार्य करता है तो कंपनी कार्य करती है। अतः जो हमने ये विवरण इस विवरण से स्पष्ट होता है कि संचालकों की स्थिति बहुआयामी है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। संचालकों की स्थिति को संक्षेप में स्पष्ट करते हुए सर जॉर्ज जैसिल ने लिखा है, संचालकों को कभी प्रन्यासी अथवा एजेंट के नाम से पुकारा जाता है तथा कभी उन्हें प्रबंधकीय भागीदार के रूप में जाना जाता है। आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं, इससे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि आप उनकी वास्तविक स्थिति को समझते हैं। वास्तविक स्थिति में वे व्यावसायिक व्यक्ति हैं जो किसी व्यापारिक संस्थान का संचालन स्वयं अपने तथा उस कंपनी के अंशधारियों के लाभ के लिए करते हैं। वे अपनी शक्तियों तथा अपने नियंत्रण के अधीन पूंजी के संबंध में कंपनी के साथ विश्वासार्हित संबंध की स्थिति में होते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्टर्स या संचालकों की स्थिति के बारे में आज हमने अध्ययन किया। आज का हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।